देखो यूनिट 4.3 क्या चीज का बात कर रहा है? एक्सेप्टेंस, असाइनमेंट एंड नेगोशिएशन। एक्सेप्टेंस का मतलब तो आप जानते ही हो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। प्रोमिसरी नोट और चेक को कोई एक्सेप्ट करने का जरूरत नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर आप बनाते हो, ड्रॉवर बनाता है तो ड्रॉई के पास जब लेके आता है तो ड्रॉई को उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर ड्रॉई उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेगा तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर बोला बिल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड कब? व्हेन द ड्रॉई आफ्टर पुटिंग हिज सिग्नेचर ऑन इट एंड डिलीवर्स इट टू दी ड्रॉवर अगेन। ड्रॉई क्या करेगा? उस पर साइन करेगा और होल्डर ऑफ द बिल को वापस भेज देगा, मतलब ड्रॉई को वापस भेज देगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये प्रेजेंटेशन फॉर दो टाइप का एक्सेप्टेंस होता है। एक होता है प्रेजेंटेशन के टाइम, एक होता है पेमेंट के टाइम। दो टाइम पे एक्सेप्टेंस होता है। जब आप बिल बना के लेके आए, ड्रॉवर हो आप मेरे से पैसा पाते थे, आप बिल ड्रॉ करके लेके आए, उस समय हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड जब पेमेंट का डेट आएगा मैच्योरिटी पे, तब हमको दोबारा एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस में भी एक्सक्यूज। कब कब? when the drawee is dead or insolvent, when the drawee is a fictitious person, when drawee cannot be found with reasonable effort, when the acceptance has been refused on some other ground। इस चार केस में एक्सेप्टेंस को आप प्रेजेंटेशन के टाइम पे एक्सेप्टेंस को आप एक्सक्यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे बिल इनवैलिड नहीं होगा, बिल वैलिड रह जाएगा अगर ये चार सिचुएशन में आप प्रेजेंटेशन के टाइम पे एक्सेप्टेंस नहीं करते हो। ठीक है, एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ बिल इज सेट्स। अगर बिल टुकड़ा टुकड़ा में है तो उस केस में बिल का एक्सेप्टेंस कैसे होगा? When the bill is drawn in sets, the acceptance is required to be put on one part only। मान लो हम आपसे 1 लाख रुपया पाते हैं, ठीक है, आप हमको एक से ज्यादा पार्ट में बिल ड्रॉ किया। हम बोला देखो 1 लाख का 30,000 तो हम तुमको अगला महीना देगा, बाकी और 40,000 रुपये हम तुमको उसके नेक्स्ट मंथ देगा, 20,000 उसके नेक्स्ट मंथ और फिर आखिरी मंथ में 10,000। तो यहाँ 4 सेट में बिल बने अलग अलग डेट के इसलिए। तो आप अगर एक बिल को एक्सेप्ट करते हो तो बाकी बिल अपने आप ही एक्सेप्टेड मान लीजिए। ये वाला केस स्टडी के लिए काम का बात है। ठीक, एक्सेप्टेंस जनरली दो टाइप का होता है, जनरल और क्वालिफाइड। जनरली इंडिया में क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अलाउड नहीं है, कंडीशन लगा के तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नॉर्मली जनरल एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस है जब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी होता है। जैसे when it undertakes the payment on the happening of an event therein stated। देखो हम तुमको बोला कि तुम्हारे फैक्ट्री में हमको 200 लीटर ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करके दे दो। तुम बोले ठीक है 3 महीना लगेगा, बन जाएगा। हम बोले ठीक है बना लो, 3 महीना बाद हम डिलीवरी ले लेंगे। लेकिन अंकिता आपको डाउट है, आप बोल रहे हो कि सर 3 महीना बाद आप ना कर गए तो, 3 महीना बाद आप पेमेंट करने से डिनाई कर दिए तो। हम बोले एक काम करो बिल सब एक्सचेंज बना लो, हम साइन कर देते हैं। आप बोले ठीक है, लेकिन हम बोला वहां पे एक बात लिख लेना, ये बिल का पेमेंट हम तभी होंगे अगर मेरा गुड्स का डिलीवरी ऑन टाइम होगा। क्योंकि बाई चांस ये भी तो चांस हो सकता है 3 महीना बाद तुम डिलीवरी नहीं दे पाओ तो। अब तुम तो बोलोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में खाली अगर ये लिख दे कि आई विल पे अंकिता आफ्टर 3 मंथ सच एंड सच अमाउंट, तो बाद में तो तुम कोर्ट में ये बोलोगे ना कि बिल का तो प्रूफ का दरकार नहीं होता ना किस बात का पेमेंट, तो तुम तो हमको फंसा दोगे। हम बोला नहीं, वहां पे ये लिख देना अगर गुड्स का डिलीवरी हुआ तो ही ये पेमेंट का बात होगी। इस टाइप का एक्सेप्टेंस अलाउड है। When it undertakes the payment of part only of the sum ordered to be paid, हम एक सर्टेन पार्ट पेमेंट का बात कर रहे हैं एक पीरियड के बाद। तो ये ऊपर वाला बात था ना कि एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ इनसेट्स,
तो यहाँ पे तो हमें कंडीशन लगा रहा है ना कि हम पूरा बिल का पेमेंट एक साथ नहीं करेगा, तोड़ तोड़ के करेगा। तो ये कंडीशन भी अलाउड है। इट अंडरटेक्स द पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड प्लेस ऑफ हिज चॉइस एंड नॉट अदरवाइज एल्सवेयर। हम प्लेस का कंडीशन लगा सकते हैं कि ये पेमेंट लेने के लिए तुमको कोलकाता जाना पड़ेगा, या ये पेमेंट लेने के लिए तुमको सिलीगुड़ी जाना पड़ेगा। हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। When it undertakes the payment at a time other than which under the order it would be legally due। हम तुमको बोल रहे हैं देखो हम 3 महीने का बिल दे रहे हैं, लेकिन हमको 3 महीना 10 दिन बाद हम तुमको पे करेंगे। हम ऐसा कंडीशन लगा सकते हैं। ये सब कोर्ट में अलाउड है लीगली। When it is not signed by all the drawees who are not partners। हम तुमको बोला देखो तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म है, सॉरी तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म नहीं है, बट तुम 3 लोगों को हमको पेमेंट करना है। तो हम बोला देखो बाकी दोनों पार्टी का भी पहले हाँ ले आओ कि वो लोग इस तरीके से पैसा लेने को रेडी है 3 महीना बाद। फिर बाद में बोलो झमेला करे वो हमको मंजूर नहीं है। हाँ लास्ट वाला 3 ड्रॉई है, 3 ड्रॉई, अंकिता, पवित्रो और कोई मिस्टर एक्स। ये तीनों में से पैसा पाते हैं मिला के। हम बोल रहे हैं बाकी दोनों ड्रॉई का भी साइन ले आओ। जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक हम इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में झमेला नहीं होना चाहिए ना। वो लोग दोनों बोलेगा हम तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट नहीं लेंगे, हम तो 3 महीना का वेट नहीं करेंगे, ये सब झमेला हमको बाद में नहीं चाहिए। तुम बाकी ड्रॉई का भी साइन ले आओ। पार्टनरशिप हुआ नहीं हुआ नॉट पार्टनर्स। अगर पार्टनर होते तब तो बात ही नहीं था, तो एक पार्टनर का भी ऑथराइज होने से अलाउ हो जाता। तब तो हमको डर ही नहीं था ना, तब तो हम ये बोल ही सकता था तुम्हारा पार्टनर तो साइन किया, हम क्या करें। लेकिन यहाँ पे पार्टनर नहीं है तब ये बात बोला जाए। ठीक है, बात क्लियर। नेगोशिएशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन। बिल एक्सचेंज में पढ़ते हैं ना, बिल एंडोर्स कर ली, एंडोर्स्ड, इसी को नेगोशिएशन बोला जा रहा है। तो सेक्शन 14 डिफाइंस द नेगोशिएशन व्हेन अ प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक इज ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन टू कंस्टिट्यूट दैट पर्सन द होल्डर। अब उस पर्सन को हम क्या बना दिया? होल्डर। उसको पैसा मिलेगा मैच्योरिटी को। इसी बात को बोलते हैं नेगोशिएशन। टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन क्या है? नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, हम फिजिकली उसको हैंड ओवर कर दिया। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट, बिल मेरे पास ही है बट नाम उसका दे दिया। या ब्लैंक एंडोर्समेंट इन फुल, हम उसको ब्लैंक एंडोर्समेंट दे दिया, बाद में वो किसी का नाम भर सकता है। ये तीनों टाइप का एंडोर्समेंट अलाउड है। हम फिजिकल डिलीवरी दे दिया, हम उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया केवल बिल मेरे पास ही अब तक, या फिर हम उसको ब्लैंक दे दिया और वो बाद में उसमें ट्रांसफर का नाम भर ले। ये तीनों ही केस का एंडोर्समेंट अलाउड है। एंडोर्समेंट का इफेक्ट क्या होगा बेटा जी? एकदम कॉमन बात है। यहाँ पे एक्सप्रेसली हम बता रहे हैं ना, उसको दे दिया हम बिल, अब वही उसका ओनर होगा। स्पेसिफाइड डेट पे स्पेसिफाइड पर्सन से वही पेमेंट लेने जाएगा। अब अगर हम एंडोर्स करने के बाद अगर हम पैसा लेने जाएं, आप हमको पैसा दोगे क्या? हम डॉक्यूमेंट पे लिख दिया इट इज एंडोर्स टू मिस्टर एक्स, लेकिन अब हम पेमेंट लेने आए आपसे, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिखा के आप हमको पेमेंट दोगे क्या? नहीं दोगे। हाँ, क्योंकि जिसका नाम कल को आके वो झमेला कर दिया तो आप फंस जाओगे ना। इंस्ट्रूमेंट एक्वायर्ड आफ्टर डिसऑनर, बड़ा गया पॉइंट। हम आपसे पैसा मांगने आए, आप बोले जाओ नहीं पैसा देंगे, डिसऑनर कर दिए। अब हम उसको किसी को एंडोर्स कर दिया, क्या होगा इसका इफेक्ट? अगर उसको गुड फेथ में एंडोर्स किए हैं तो मेरा गला पकड़ सकते हैं। आपसे पैसा मांगने आएगा, आप तो मना कर दोगे, क्योंकि आप तो मेरे को भी मना कर दिए थे। तो फिर उस पार्टी को, अगर वो पार्टी गुड फेथ में वो बिल दिया है तो वो मेरे पे केस कर सकता है इस बात का। लेकिन अगर उसको पता था इस बात का
और फिर वो मेरे से बिल ले लिया, तब वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात क्लियर? जी सर। एकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। जानते हो क्या होता है? नहीं सुनना, बहुत मजेदार स्टोरी है। अंकिता, अब तक आप यही पढ़े हो बेटा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक पार्टी दूसरे पार्टी से पैसा पाता है, इसलिए उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा है। हम आपको माल बेचा, हम आपसे पैसा पाते, इसलिए आपके ऊपर बिल ड्रॉ कर रहे हैं, है ना? लेकिन अगर ऐसा हो, ना अंकिता से कोई पैसा पाता था, ना अंकिता मेरे से कोई पैसा पाती थी, बड़ा अंकिता पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया और अंकिता उसको साइन कर देती, क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। इंडिया में नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज से ज्यादा बेटा यही बिल चलता है। हुआ क्या, अंकिता बैंक से लोन लेने गया, बैंक हमको बोला कुछ गारंटी दो, गारंटी सिक्योरिटी। हम बोला मेरे पास कुछ नहीं है सिक्योरिटी में रखने के लिए, होता तो लोन मांगने क्यों आते। बैंक बोला तब लोन नहीं मिलेगा। हम आए अंकिता के पास, हम बोला अंकिता थोड़ा लोन दो ना। अंकिता बोले हम तो खुद लोन ढूंढ रहे हैं, कोई पार्टी मिले तो हमको भी लोन दे। हम बोले एक काम करते हैं, हम तुम्हारे ऊपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, तुम साइन कर देना, हम बैंक में उसको रख के डिस्काउंट करवा लेगा और वो पैसा एक सर्टेन रेशियो में या आधा आधा जैसे भी अपने में बांट लेंगे। आपका भी लोन रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, मेरा भी लोन रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। 3 महीना 4 महीना 2 महीना जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा, उस दिन बैंक आपसे पैसा मांगने आएगा, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज आपके नाम पे ड्रॉ हुआ था, आप साइन करके दिए थे, हम तो बैंक से डिस्काउंट करवाया था। पहला बात तो बैंक एंडोर्सर से पैसा मांगने आएगा, ड्रॉवर से, ड्रॉई से पैसा मांगने आएगा, आपसे पैसा मांगने आया बैंक। आप बैंक को अपना वाला पैसा प्लस मेरा वाला पैसा जोड़ के दे दोगे और बैलेंस मेरे से ले लोगे अपना, जितना हम यूज किया था। से मना कर दिया तो बैंक मेरा गला पकड़ेगा, क्योंकि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाएं। जो डिस्काउंटिंग करवाता है बैंक अल्टीमेटली उससे वसूल करेगा, उसका घर बार एसेट बेच के जो भी। लेकिन क्योंकि वो एक बैंक गारंटी की तरह माना जाता है, वो एक अपने आप में सिक्योर डॉक्यूमेंट है, उसमें कोर्ट केस हो सकता है, तो बैंक को कोई दिक्कत नहीं है। करने के बाद दो लोग अपने में बांट लिए, तो एक पार्टनर अगर देने से मना कर दिया तब सर जो पार्टनर नहीं, पहला बात तो यहाँ पे 2 पार्टी है। हाँ, अंकिता और नीरज डिस्काउंट कराया बैंक से, बैंक आएगा अंकिता के पास मांगने। अंकिता अगर मना कर दे, अंकिता का रोल क्या होना चाहिए? मान लो 1 लाख रुपया था, अंकिता 60,000 यूज की थी, नीरज 40, तो अंकिता को हिसाब से वो 7,000 बैंक को देना ही है। नीरज से 40 लेगी, 60 + 40 मिला के बैंक को दे देगी। अब कौन मना कर दिया? आपका एग्जांपल में आप किसका बना? नीरज मना कर दिया। तो बेटा जी अंकिता को एक बार तो बैंक को चुकाना ही पड़ेगा। पहला तो गारंटी एक बार गलती करो, पहला जिम्मेदारी तो है अंकिता का। वो तो चुका देगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अच्छा बाद में, तो बाद में आप केस में लड़ो, बाद में आप केस करते रहो मेरे ऊपर, और आप साबित करो कि हम 40% पैसा यूज किया था। लेकिन अगर अंकिता ही डिसऑनर कर दे, अंकिता मना कर दे, तो बैंक आके नीरज का गला पकड़ेगा और नीरज से पैसा वसूल कर लेगा। यह जनरली गुड फेथ नहीं होता है बेटा, ये जनरली गुड फेथ नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ कोई सामान बिका ही नहीं, कोई कमाई का स्कोप का बात ही नहीं। लेकिन बेटा की बात यही है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट हो जाता है 8% 10% पे, और आपको पता है वो 60,000 लगा के आप अगर 20,000 कमा लोगे, हिसाब से तो आप अच्छा खासा कमा लिए। 30% कह रहा हूँ, है ना? तो ठीक है ना, आपको 10% वो डिस्काउंटिंग चार्ज देने चुभेगा नहीं, तो लोगों को पैसा दरकार होता है के बेसिस पे होगा। हाँ बिल्कुल। मान लो अगर बिल डिस्काउंट कराता है बैंक से, लेट्स से 1 लाख का बिल है, अभी 2 मंथ और बाकी है मैच्योरिटी आने में, मान लो 4 महीने का बिल था, 2 महीना तो हम रखा,
उसके बाद हम गया बैंक के पास इसको डिस्काउंट कराने, तो बैंक हमको बोलेगा 1 लाख, जो भी उस समय का इंटरेस्ट रेट चल रहा है लेट से 12%, तो 12/100 इंटू 2/12, ये पर एनम का रेट है, तो इंटू 2/12 करेंगे, जो फिगर आएगा वो इंटरेस्ट का फिगर है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है प्रेजेंटमेंट में नॉन नेसेसरी, कब हमको बिल को आपके सामने लेके आने का दरकार ही नहीं। इफ द मेकर, ड्रॉई और एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मैच्योरिटी आ गया, हम आपके पास लेकर आ रहा था, आप कोई ना कोई वे में हमको टाल दे रहे थे, मिल नहीं रहे थे, मेरे को जगह बता रहे थे वहां पे आप अवेलेबल ही नहीं थे, फोन नहीं उठा रहे हो, उस केस में हमको आपको प्रेजेंटमेंट करने का दरकार नहीं है। हम मान लेंगे वो डिसऑनर हो गया और हम नोटरी ऑफिसर को बुला के केस फाइल कर देंगे। आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास लेके क्यों नहीं आया, हम तो दे ही देते पैसा, हम कब बोले थे डिसऑनर? अरे आप बोले नहीं डिसऑनर, लेकिन आप प्रेजेंटमेंट करने का मौका ही नहीं दे रहे थे हमको, हम क्या करते? ठीक बात। If the instrument is being payable at his place of business, he close such place of business during the usual business hour। वही हो गया ना, आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आप बोले थे आ जाना पेमेंट करवा देंगे, अब हम बिजनेस आवर में आपके ऑफिस जा रहे हैं, आप ऑफिस ही बंद करके गए थे, व्हाट शुड आई डू? हम नोटरी ऑफिसर को बुला के केस फाइल कर देंगे। If the instrument being payable at some other specified place, neither is not any person authorized to pay अटेंड सच प्लेस, वही बात होगी, आपका ऑफिस की जगह आप बोले थे कहीं और पेमेंट करने का बात, वहां पे ना आप मिल रहे हो ना आपका ऑथराइज पर्सन मिल रहे, और हमको प्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है, हम केस फाइल कर देंगे। इफ द इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग पेएबल एट एनी स्पेसिफाइड प्लेस, इट कैन नॉट आफ्टर डू सच टू बी फाउंड, कोई जगह का बात ही नहीं हुआ था कहाँ पेमेंट करेंगे, अब हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप मिल ही नहीं रहे, हम क्या मान लेंगे? डिसऑनर, और केस फाइल कर देंगे। As against any party sought to be charged thereafter, he has been engaged to some not presentment। आप हमको बोले थे किसी और पार्टी से पेमेंट ले लेने, और वो पार्टी अब हमको मिल नहीं रहा वहां पे, हम दोबारा आपके पास नहीं आएंगे, हम केस फाइल कर देंगे। ठीक है, इन सब केस में हमको आपके पास प्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है। एक और केस बोला है यहाँ पे आखिरी में, आप हमको बोले थे 3 महीना बाद आके पैसा ले जाना, उसके पहले ही आप हमको फोन करके बोल दिए कि हम इस बिल को ऑनर नहीं करेंगे, मत आना मेरे पास, अब हमको प्रेजेंट करने का कोई जरूरत नहीं बचा। ठीक है, आप यहाँ पे इंटरेस्ट का बात किए थे, आई थिंक इंटरेस्ट का कोई परसेंटेज बोला नहीं है, पेमेंट एंड इंटरेस्ट ऑब्वियस बात है, आपको इंटरेस्ट के साथ आपका पेमेंट मिलेगा अगर आप लेट करते हैं, यहाँ इंटरेस्ट का परसेंटेज बोला ये रहा, कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा आप जितना डिले करोगे? 18% पर एनम, आप पर एनम पूछे थे तो 18% का ब्याज अगर आप डिसऑनर करते हो। असाइनमेंट क्या होता है? कई बार ड्रॉई बोल देता है मेरी जगह ये पेमेंट करे, या कई बार ड्रॉवर बोल देता है हम एंडोर्समेंट नहीं कर रहे बेटा, एंडोर्समेंट का तो मतलब हो गया उसी पार्टी को पैसा मिलेगा, हम असाइन कर रहे हैं, मेरे ब्याज में पैसा कलेक्ट करके हमको लाके दी। ठीक है, यहाँ पे बोला असाइनमेंट टेक प्लेस व्हेन द होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर इट टू अनदर पर्सन कन्फरिंग टू राइट ऑन द ट्रांसफर टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हम उसको राइट दे रहे हैं कि वो मेरे ब्याज में पैसा लेके आपसे आ जाए। अब उसका मेरा क्या बात हुआ वो अलग बात। एंडोर्समेंट में क्या होता है बेटा, हम उसके नाम पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे हम उसके नाम पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसा आपसे कलेक्ट करने के राइट को ट्रांसफर कर। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला, असाइनमेंट ऑफ एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अफेक्टेड बाय राइटिंग विदाउट एंडोर्समेंट, हम लिख के दे रहे हैं कि हम असाइन कर रहे हैं, हम एंडोर्समेंट नहीं लिखे। कब कब ड्रॉई अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा?
ऐसा क्या क्या सिचुएशन होगा कि ड्रॉइंग तो अब लाइबिलिटी नहीं बचा पेमेंट करने, या तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छे कि आप प्रोविजनल कैंसिल ही हो जाए, या फिर हम आपको रिलीज कर दें कि जाओ, या फिर आप पेमेंट कर दो तब भी आपका लाइबिलिटी कर दो। सर ज्ञानबाजी वाला आंसर था, लेकिन लिख के आने के लिए पॉइंट चाहिए। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कब पार्टी अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, उस बीआर के अगेंस्ट। बेटा जी कैंसिलेशन में आप लाइबिलिटी से कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं भी हो, लेकिन उस बीआर के अगेंस्ट में आपका लाइबिलिटी नहीं बचा। अब केस होगा, केस का जो फैसला होगा वो अलग बात होगी। आप मेरे बिल्स रिसीवेबल से डायरेक्ट डेटर बन गए वापस, यहाँ वो बोल रहे, यहाँ भी बात मत लिखा देखो, प्रोवाइडेड इफ द होल्डर अलाउज द ड्रॉइंग more than 48 hours exclusive of public holiday to consider whether he will accept the same, all previous parties not consenting to allowance and other discharge then from liability to such holder। हम आपसे पेमेंट लेने का मेरे हाथ में फाइनली बिल है मैच्योरिटी पे, हम आपसे पैसा लेगा, हम आपको 48 आवर का टाइम दिया है, ये डिसाइड करेगा कि आप पे करोगे या नहीं। अब मेरा पिछला सारा लाइबिलिटी जो हमको बिल एंडोर्स किया था वो सब अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि हमको कोई हक नहीं था आपको और टाइम देने का। ठीक बात, हमको डायरेक्ट उन बारिश का जाके गला पकड़ना चाहिए था जो हमको एंडोर्स किया था, बट हम वो नहीं करके हम क्या किया, आपको और टाइम दे दिया। अब मेरा पिछला सारा पार्टी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, वो लोग का गला हम नहीं पकड़ पाएगा। बात समझ में आया, एग्जाम्पल से समझाए। चलो अंकिता जो है ना, अंकिता वो नीरज से पैसा पाती है। अंकिता एक बिल ड्रॉ की, नीरज से साइन कराई, वो बीआर अंकिता पवित्रों को दे दी, क्योंकि पवित्रों अंकिता से पैसा पाता था। पवित्र वो बीआर मिस्टर एक्स को एंडोर्स दे दी। अब मिस्टर एक्स आया नीरज से पैसा मांगने, उसका क्या ड्यूटी बनता है, नीरज अगर पैसा नहीं दे तो जाके पवित्र को इन्फॉर्म कर दे, या फिर पवित्र को बोले तुम अपनी पार्टी को इन्फॉर्म करो, है ना। हाँ सर। लेकिन मिस्टर एक्स ये काम नहीं किया, वो नीरज को 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम दे दिया। ठीक है, और टाइम दे रहे 2 दिन का, 48 आवर्स 2 दिन से ज्यादा, 2 दिन के अंदर का टाइम देता तब तक ठीक था, 2 दिन से ज्यादा का अगर टाइम दे दिया, अब मिस्टर एक जाके पवित्रों का गला नहीं पकड़ सकता। ये लोग दोनों पार्टी अपनी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो। बात क्लियर? अब आता है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टी, पॉइंट 4.4। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर पार्टी का क्या राइट होगा, क्या लाइबिलिटी हो। बेटा जी सिंपल सा बात है, जो पार्टी पे करने वाला उनका लाइबिलिटी का बात हो रहा है, और जो पार्टी को पैसा मिलने वाला उनके राइट्स का बात हो रहा है। यहाँ पे बोले प्रोवाइडेड दैट एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग may bind himself and bound by the making, drawing, accepting, endorsing or delivering any negotiable or promissory note or bills of exchange or check। सिर्फ माइनर को छोड़ के बाकी सब पार्टी खुद को बाइंड कर सकता है कि ये मेरा लाइबिलिटी है। अगर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को साइन करता है तो उसका लाइबिलिटी अराइज हो जाएगा। ये इज कैपेबल, उसको माना गया है कि वो अपने आप को बाइंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन माइनर के लिए क्या लिखा देखो, अब माइनर में ड्रॉ, इंडोर्स, डिलीवर और नेगोशिएबल सच इंस्ट्रूमेंट बाइंड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ। माइनर और किसी के लिए और किसी को लायबल कर सकता है, लेकिन खुद को कभी भी लायबल, माइनर का कभी भी पर्सनल लायबिलिटी हो ही नहीं सकता। सारा लॉ यही पड़ा। ठीक है, मतलब बाकी सब पार्टियां खुद को बाइंडिंग कर सकती है, माइनर कुछ नहीं। एजेंसी क्या होता है,
हम एक ऑथराइज एजेंट अपॉइंट किया, मेरे बिहाफ में वो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह में डील करेगा। हम उसको जनरल अथॉरिटी दे रहे हैं टू ट्रांजैक्ट बिजनेस एंड टू रिसीव एंड डिस्चार्ज डेब्ट, डज नॉट कन्फर अपॉन टू एजेंट टू पावर टू एक्सेप्टिंग ऑफ इंडोर्सिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर हम एक एजेंट को जनरल अथॉरिटी देते हैं, जनरल अथॉरिटी कि मेरा बिजनेस का ट्रांजेक्शन तुम कर सकते हैं मेरे बिहाफ में, माल बेचना, माल खरीदना, ट्रांसपोर्टर से बात करना, ठीक है, पार्टी से पैसा कलेक्ट करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको ये पावर दे दिया कि वो मेरे बिहाफ में बिल को एक्सेप्ट या एंडोर्स कर। तो जनरल एजेंसी में एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स या एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो यहाँ पे एजेंट का लायबिलिटी होगा, प्रिंसिपल का नहीं। अनलेस एंड अनटिल प्रिंसिपल उसको ये वाला पावर अलग से दिया। हम यहाँ पे जनरल अथॉरिटी जब बोलता है मतलब सिर्फ तुम मेरे डे टू डे बिजनेस का ट्रांजेक्शन में डिसीजन मेकर बन सकते हो। माल बिकवाएं कि नहीं बिकवाएं, उस पार्टी को डील करें कि नहीं करें, रॉ मटेरियल उस पार्टी से लें कि नहीं लें, ट्रांसपोर्टर को बुक करेंगे, कोई और ट्रांसपोर्टर देखेंगे, ये सब तुम कर सकते हो। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पावर तुमको अलग से देना, ठीक है। देखो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, सेक्शन 28 ऑफ दैट प्रोवाइड दैट एन एजेंट हु साइंस हिज नेम टू अ प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक विदाउट इंडिकेटिंग देयर ऑन द साइन एज एन एजेंट। अगर वो ये नहीं लिखता कि वो एजेंट के एजेंट बन के साइन कर रहा है, मतलब ओनर के ब्याज में खुद ही साइन मार दिया, तो फिर वो पर्सनली लायबल हो गया, ओनर का उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अगर वो ओनर के ब्याज में साइन करता है तो उसको ये पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाना पड़ेगा कि ये ओनर है, ये प्रिंसिपल है, ये हमको पावर दिया है अपने ब्याज में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक को साइन करना। तभी उसके पास वो पावर है तभी करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर फिर भी कर देता है तो पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी। लायबिलिटीज ऑफ प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। हम बताया था होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। मिस्टर ए बी को बिल दिया, मिस्टर बी सी को दिया, सी डी को दिया, डी ई को दिया, ई एफ को दिया, एफ मैच्योरिटी के दिन होल्ड कर रहा है। एफ क्या लाएगा होल्डर, बाकी सब क्या लाएंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये बात क्लियर है। तो फिर यहाँ पे बोल रहा है लायबिलिटीज ऑफ प्रायर पार्टीज, ये जितनी प्रायर पार्टीज होल्डर इन ड्यू कोर्स में, इन सब का लायबिलिटी कब आएगा? सर इन सब का लायबिलिटी सेकेंडरी होगा ऑलवेज। एफ सबसे पहले जाके पैसा किससे मांगेगा? जिस पार्टी के ऊपर ए बिल ड्रॉ किया, जिस पार्टी के पास, हाँ। मान लो मिस्टर को याद है जिसके ऊपर ए बिल ड्रॉ किया था, तो आर ड्रॉई है, तो एफ को सबसे पहले ड्रॉई से पैसा मांगना पड़ेगा। ड्रॉई का प्रिंसिपल लायबिलिटी होगा, प्रिंसिपल लायबिलिटी, ठीक है। अगर ड्रॉई मना कर दे तब वो अपने प्रीवियस पार्टीज का गला पकड़ सकता है। बात क्लियर? यहाँ पे वही लिखा देखो, प्रोवाइडेड द मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट और चेक द ड्रॉवर या बिल्स ऑफ एक्सचेंज until acceptance and the acceptors are in absence of contract to the contrary respective liable thereon the principal debtor। सबसे पहले लायबिलिटी किसका होगा? प्रिंसिपल डेटर। अगर वो नहीं देता है पैसा तब बाकी पार्टी का गला पकड़ सकता है, ठीक है। श्योरिटीशिप क्या होता है? wherein the holder of an acceptor of bills of exchange enters into any contract with the acceptor which of the contract to discharge the other parties। हम इस तरीके से बिल को ड्रॉ किया बेटा कि अल्टीमेटली हम ही पेई बन गया और हम ही रिसीवर बन गए। हम ए के ऊपर बिल ड्रॉ किया क्योंकि ए मेरे से बी में, हम बी के ऊपर बिल ड्रॉ की, हम ए है तो हम बी से पैसा पाते हैं, बी साइन करके बिल दे दिया। अच्छा नहीं, ये श्योरिटीशिप नहीं है, तो दूसरा टॉपिक है। ये एक टॉपिक सुन लो पहले, एक बात बताना चाह रहा था, याद आ गया वो बात पहले बता दी। ए बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया,
हाँ बी से पैसा पाता है, ए बिल ले लिया, साइन करा के वो एंडोर्स कर दिया मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स एंडोर्स कर दिया मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई एंडोर्स कर दिया मिस्टर जेड को, मिस्टर जेड एंडोर्स कर दिया मिस्टर ए को, सॉरी मिस्टर बी को, मिस्टर बी को, मिस्टर जेड एंजॉय कर दिया मिस्टर बी को। अब बी पे ही है, बी रिसीवर है ना, हाँ बी पैसा देगा और बी जो पैसा जिसको मिलना है। जी इस केस में बिल ऑलवेज डिसऑनर, बिल ऑलवेज वही भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बी दोबारा किसी और को एंडोर्स नहीं कर सकता, उनको ये बात, ये श्योरिटीशिप नहीं है, श्योरिटीशिप अदर टॉपिक है। अच्छा लेकिन ये वाला बात हमको बोलते बोलते याद आ गया, तो ये भी हम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये काम का बात है बहुत बड़ा। क्या बी दोबारा किसी को बिल एंडोर्स कर पाएगा? नहीं। नहीं घूम फिर के उसी पार्टी के पास बिल आ जाए जो पेई है, जो ड्रॉई है, तो दोबारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज आगे एंडोर्स नहीं हो सकता। नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, केस लॉ में बनता है ये कुछ। श्योरिटीशिप क्या होता है? यहां देखो क्या बोल रहा है, when the holder of an accepted bill enters into a contract with the acceptor, जो बिल का होल्डर है वो एक्सेप्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, विच वो डिस्चार्ज द अदर पार्टीज, पिछली जितनी पार्टीज है ना वो होल्डर इन ड्यू कोर्स वाली, हम तुम्हारे साथ ऐसा एक डील साइन किए हैं कि तुम्हारे मेरे पीछे जितनी पार्टीज है ना उनका लायबिलिटी हम लोग मान ले रहे हैं खत्म। जो बिल का होल्डर है और जो बिल का एक्सेप्टर है, एग्जांपल देते हैं, मिस्टर ए बी पे बिल ड्रॉ किया, बिल साइन करा के अपने पास रख लिया, वो एक्स को दिया, एक्स वाई को दिया, वाई जेड को दिया, तो अभी बिल का होल्डर कौन है? जेड। ये अल्टीमेटली बी से पैसा मांगने जाएगा, एक्सेप्टर कौन है? बी। जेड और बी आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि ये जितनी बाकी पार्टीज है ना, ए एक्स और वाई, इनको हम लोग लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर देते हैं, ये डील केवल तुम्हारे मेरे बीच में रहे। तो मतलब नहीं दिया पैसा तो उनको नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो ये डिस्चार्ज कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं श्योरिटीशिप। ये हमको श्योरिटी दिया कि हम तुमको पे करेंगे, तुम बाकी पार्टी को डिस्चार्ज करो। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन, बहुत काम का बात है। क्या बिना कोई कंसिडरेशन के एनआई ड्रॉ हो सकता है? एक बात याद रखना, होल्डर जब है ना, फाइनल होल्डर, वो कोई भी रीजन से पैसा पाता है तभी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अपने हाथ में होल्ड कर सकता है। प्रायर पार्टीज विदाउट कंसिडरेशन भी होल्ड नहीं कर सकते। जितनी पिछली पार्टीज है होल्डर इन ड्यू कोर्स वाली, वो लोग विदाउट कंसिडरेशन बिल को होल्ड कर सकते हैं। ट्रांसफर गुड फेथ में हो रहा है, सॉरी गलती हो गया, वो लोग विदाउट कंसिडरेशन बिल नहीं ले सकते, लेकिन फाइनल जो होल्डर है ना वो विदाउट कंसिडरेशन भी बिल रख सकते हैं। मतलब उसको ये प्रूफ देने की जरूरत नहीं कि किस बात का पैसा पाता है। लेकिन जब आप मैच्योरिटी पीरियड के पहले पहले जो ट्रांसफर्स कर रहे हो ना, वहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं है तो लोग होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हो पाए। ये एक डिफरेंस भी था होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में, एक में कंसिडरेशन और एक में नहीं है। किसमें है? होल्डर में है, नहीं सॉरी होल्डर में नहीं है। होल्डर पैसा पाता है नहीं पाता है, बात उसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं। होल्डर इन ड्यू कोर्स में आई थिंक पहले क्वेश्चन आंसर है, एक और है। डिसऑनर ऑफ एनआई विद स्पेशल एम्फेसिस। डिसऑनर ऑफ एनआई क्या होता है? सर आप एनआई का पेमेंट नहीं कर पाए, दो तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो सकता है। हम बना कर लेकर आए और आप एक्सेप्ट नहीं किए, या फिर आप एक्सेप्ट कर लिए थे लेकिन मैच्योरिटी के दिन आप पेमेंट करने से मना कर। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं किए देन तो बात खत्म।
लेकिन आप एक्सेप्टेंस के बाद पेमेंट के दिन डिसऑनर किए तो हमको इस बात का नोटिस देना पड़ेगा। हम आपको भी नोटिस देंगे, जो पिछली पार्टियां होल्डर इन ड्यू कोर्स है उनको भी नोटिस देंगे और नोटरी ऑफिसर को भी बुलाएंगे। नोटरी ऑफिसर आएगा और वो एक एक बात नोटिंग करेगा, रीजंस कॉजेज फॉर डिसऑनर को पूरा नोट डाउन करेगा एक पेपर के ऊपर। नोटरी ऑफिसर आएगा, वो अपना फीस लेगा, नोटिंग चार्जेस, और वो रीजन रिकॉर्ड करके जाएगा। आपसे भी पूछेगा बैठ के, आप बुलाए जिसके हाथ में फाइनल बिल है ना मैच्योरिटी के दिन वही बुलाएगा। वो आपके पास भी आएगा नोटरी ऑफिसर, रीजन टू रिकॉर्ड पूरा करके जाएगा। दूसरी वाली पार्टी के पास भी जाएगा, उससे भी पूछेगा, बोलो तुम पेमेंट नहीं देना चाहते हो। अगर वो नोटरी ऑफिसर के सामने बोल देते हम तो पैसा देने को तैयार है, तो फिर नोटरी ऑफिसर बोलेगा पैसा दे दो, हम बिल डिसऑनर रिकॉर्ड नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो उस समय बोल दिया कि नहीं हम तो नहीं देंगे, तो फिर नोटरी ऑफिसर उससे भी साइन कराएगा और आपको लाके वो डॉक्यूमेंट दे देगा। उसके बेसिस पे आप कोर्ट में जा सकते। ठीक है जी। और यहाँ गया बात बोला सर ये नोटरी ऑफिसर कितना दिन में बुलाना पड़ेगा, इसका डेज नहीं बोला, पर यहाँ पे बोला रीजनेबल टाइम के अंदर आफ्टर डिसऑनर। अब वो रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है, कहीं पे टाइम बोला नहीं है 24 घंटा 48 घंटा कुछ नहीं बोला है। लेकिन आपको प्रोटेस्ट फाइल करना पड़ेगा। जब नोटरी ऑफिसर को बुलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट फाइल करना। यहाँ भी वही बात बोला रीजनेबल टाइम, मतलब कहीं पर भी बोला नहीं है इसका कोई टाइम कंडीशन। प्रोटेस्ट में आप क्या बताओगे कि आप पूरा इंफॉर्मेशन दोगे, आप डॉक्यूमेंट जमा करोगे, उसको जिस पर्सन के अगेंस्ट में बिल ड्रॉ हुआ था उसका पूरा डिटेल दोगे, पेमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ बेटर सिक्योरिटी, आप बदले में क्या सिक्योरिटी लिए थे उसका भी बात करोगे अगर कुछ लिए थे तो। कभी कभी होता है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी हम बोलेंगे क्या प्रूफ तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पे नहीं किया, तो वो बोल रहे ठीक है ये वाला मशीन तुम्हारे लिए सिक्योरिटी में रख रहे हैं, उसका भी इंफॉर्मेशन दोगे उसको। प्लेस एंड टाइम ऑफ डिसऑनर बताओगे उसको। नोटरी पब्लिक को आपको, उसको नोटरी पब्लिक बोलते हैं उस ऑफिसर को, उसको आपको चार्जेस देना पड़ेगा, तब वो आपका पूरा रीजन रिकॉर्ड करके आपको प्रूफ देगा। पढ़ने के लिए है स्टॉपेज, आप जानते हो। अगर हम बोल दिया कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक मिनट, हाँ, अगर जिसको याद आ गया, आप जिसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किए हो, अगर वो सबके सामने बोल रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज डुप्लीकेट है और आप उसको मतलब क्या बोलते कंडेम नहीं करते, आप उसको नहीं रोकते हो ये बात बोलने से, और अगर उसके बाद इस बात का एविडेंस आ गया कि आप उसको रोके नहीं थे, तो कल को अगर वो कोर्ट चला, कोर्ट में ये बात साबित किया कि जब वो सबको बोल रहा था ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओरिजिनल नहीं है, तो आप उसको डिनाई नहीं किए थे, तो फिर आप फंस जाओगे। तो जब भी अगर सामने वाला कहीं पे भी खड़ा होकर बोल रहा है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन दिखा रहा है नीरज वो डुप्लीकेट है, आप तुरंत उसको कर दो डिनाई कि नहीं ये झूठ बोल रहे। तो आप अगर उसको स्टॉप नहीं करोगे तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाएगा। ठीक बात। अगर वो अपना कैपेसिटी को डिनाई कर रहा है कि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन तो किया बट हम मेजर नहीं है या हम इनकैपेबल है कोई रीजन से, और आप उसको डिनाई नहीं करते हो, तो फिर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो सकता है। यानी सीधा सा बात है सर, अगर कोई फॉल्सिफिकेशन चल रहा है उस बिल के अगेंस्ट में, आपको तुरंत उसको कंडेम करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर वो गवाह ले आया तो आप फंस जाओ। अगर वो ये बोलता है ये सिग्नेचर है मेरा नहीं है और आप उसको रोकते भी नहीं इस बात के लिए, तो फिर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा वसूल करने के हकदार नहीं रहो। ठीक है, यही है इस पर एकदम। ये था